हेलो बच्चों। तो कई दिनों से बच्चों को ये जो टॉपिक है ये समझ में नहीं आ रहा और कई तरह की प्रॉब्लम वो रेस कर चुके हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 6, किसमें? फार्मास्यूटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, मैंने समझाया था लेकिन काफ़ी डिटेल में समझा दिया था कि अगर कोई बच्चा इसको पढ़ के समझ के अगर चला जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है ना। फिर भी कुछ चीजें बच्चों ने कहा कि एक प्लांट का ओवरव्यू मींस वन शॉट में, है ना, वन शॉट में जल्दी से प्लांट का एक ओवरव्यू। दूसरा, कुछ बच्चों की समस्या थी सीजीएमपी क्या होता है ना। और एक प्रॉब्लम ये कि बच्चे क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, फैक्ट ये भी है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का जो बेसिक डिफरेंस है ये पढ़ के समझा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता अगर किसी पर्सन ने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्योंकि मैंने काम किया है इसलिए मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूं। ठीक, तो एक ओवरव्यू लेते हैं हमारे साथ और कुछ हमारी जर्नी शेयर करूंगा मैं, कुछ मोमेंट्स आपके साथ अपनी जर्नी के। जैसे लाइक दिस वन, है ना। ये जब मैंने ज्वाइन किया था एम फॉर्म करने के बाद एल्केम लेबोरेटरीज, उस वक्त हमारे ये असिस्टेंट मैनेजर थे। असिस्टेंट मैनेजर थे मिस्टर डी नटराज गणेश कुमार, राइट। उसके बाद आज की डेट में ये प्लांट हेड हैं कंपनी के। ओके, ये मैं हूं एज यूजुअल, पहचान रहे होगे आप लोग। ये एक्चुअली महाराष्ट्र की फोटो है, वहां पे सीपीएचआई जहां पे कंपनियों की मशीनों का एग्जीबिशन लगता है। इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो प्लांट का ओवरव्यू भी आपको मिलेगा, दूसरी चीज प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कैसे करते हैं उसकी भी बहुत सारी पिक्स इसमें देखने को तुमको मिलेंगी। ओके, दूसरी फोटो ये सीपीएचआई इंडिया, ये भी महाराष्ट्र की है। क्या है, हर साल जो है एक हफ्ते का प्रोग्राम लगता है सीपीएचआई की तरफ से, राइट। वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें, मतलब देश विदेश से इंटरनेशनल लेवल पे मशीनें आती हैं। हम जैसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, ये देखो कितने सारे बैग टंगे हुए हैं, इन सब में कंपनियों जो मशीनें हैं वो लोग अपनी अपनी मशीनों के कैटलॉग बुक टाइप देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना, कि सर इनको जाइए स्टडी कीजिए और अपनी बड़ी बड़ी मशीनें चला के दिखाते हैं, आप अपनी कंपनी में रिकमेंड कीजिए। तो हम लोग जो काम करते हैं कंपनियों के अंदर, तो हम लोग विजिट करते हैं अपने अपने मैनेजर के साथ और वहां जाके देखते हैं कौन सी मशीनें बेटर हैं आज के सिनेरियो को लेते हुए, राइट। ठीक, उसके बाद जब टाइम फ्री होता था तो जब दमन में ज्वाइन किया, पूरा समुद्र का किनारा था, हमने कहा दमन एक आइलैंड है, सिर्फ एक तरफ से रास्ता, तीन तरफ से समुद्र है। फिर ऐसे ही शाम को मस्ती के लिए समुद्र के किनारे पे चले जाया करते थे, काफी देर तक समय बिताते थे, राइट। ये है कंपनी के अंदर की तस्वीर, है ना, जहां हम लोग बैठ के काम करते थे। ऐसे पीसी लगा रहता था, ये इंटरकॉम है, बाहर फोन नहीं कर सकते आप। इस तरह की यूनिफॉर्म, यहाँ पे कंपनी का लोगो है लेकिन लोगो ऑफिशियली डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। अब देखो, ये होती है यूनिफॉर्म। इसी तरीके से नीचे एक पैंट होता है, ये नीचे हमारे कपड़े हैं, ठीक। ये नॉन कोर एरिया है। नॉन कोर एरिया मतलब, नॉन कोर एरिया मींस ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया नहीं है, ये जैसे कॉरिडोर हो सकता है, पैकेजिंग एरिया हो सकता है, जहां पे सेंसिटिव कम रहता है, राइट। तो इस तरीके की ओवरगाउनिंग रहती है, हेड गियर रहता है, ठीक। नीचे नॉन कोर एरिया के अलग से जूते रहते हैं, अभी आगे दिखाएंगे हम आपको, ठीक। हमने अब पूरा ओवरव्यू, ये देखो ये कंपनी, ये है पैकिंग एरिया। यहाँ पे पैकिंग एरिया है, पैकिंग एरिया में देखो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक। पीछे की तरफ बहुत बड़ा एरिया है, काम चलता रहता है। और इस समय हम क्या थे? प्रोडक्शन ऑफिसर। क्या थे? प्रोडक्शन ऑफिसर, ठीक। तो हमारे अंडर में कम से कम 50-55 लोग काम करते थे और हमें मॉनिटरिंग करनी रहती थी, डॉक्यूमेंट सब हमें मेंटेन करना रहता था। ये देखो, ये है एरिया। ये एरिया किस वक्त का है? जब एरिया बंद है। देखो यहाँ पे ये स्टूल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक। ये सब एसएस के स्टूल हैं, इन्हीं पे बैठ के लोग काम करते हैं, ठीक है।
ये इमरजेंसी एग्जिट है। इन सब का जिक्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाता है कि कभी कोई समस्या आ जाए। ये अलार्म लगा हुआ है, ऊपर देखो ये सब लाइटिंग लगी हुई है, ठीक, ये मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी सी। ये एक्चुअली पैकिंग लाइन है, कौन सी, पैकिंग लाइन है, और एक फ्लोर पे इसके जैसी बहुत सारी पैकिंग लाइनें होती हैं। ये एक कॉर्नर दिखा रहा हूं मैं बड़ी से एरिया का, ठीक। ये है सर्विस फ्लोर। इन केस कहीं फोटो साफ नहीं आई क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, ये खुद मैं खड़ा हूं, कहीं पे किसी तरह की कोई समस्या है तो हम लोग क्या है, मैंने बताया ना कि स्पेशली सिर्फ आपको काम करना है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, कहीं और काम करने जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टीमें हैं सब जगह काम करने के लिए, अलग अलग टीमें सब जगह काम करने के लिए हैं, लेकिन हम लोगों को काम देखने और काम सीखने की क्यूरियोसिटी थी। हम लोग भाग के फटाक से ऊपर सर्विस फ्लोर पे भी पहुंच जाते थे। ये सर्विस इंजीनियर है और इससे पूछते थे, बताओ भाई ये जो समस्या आई है तुम इसको ठीक करोगे, कैसे करोगे, और हम लोग बाकायदे उसको खड़े होकर देखते रहते थे, समझे। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग। अब ये देखो कोटिंग एरिया का है। कोटिंग एरिया में तुमने पढ़ा होगा कोलाइड मिल, ये है आपकी कोलाइड मिल। फिर ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हैं और सबके सब काहे के रहते हैं, एसएस के रहते हैं कंटेनर्स। स्टेनलेस स्टील ग्रेड होती है 316, ये ग्रेड होती है 316, ठीक। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है और कुछ भी स्टोर करने के लिए इसी तरह के एसएस के कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है एफबीडी, पढ़ा है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये देखो दिस वन, ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। इसके अंदर बाकायदे वो लगा रहता है। ये बाउल है, ठीक। बाउल कैसा होता है, ये इस तरीके का बाउल होता है। ये बाउल होता है, ये रोल्ड होता है, इसी को ले जाके ऐसे लगा देते हैं, फिट कर देते हैं उसके अंदर, ताकि जो भी ग्रेन्यूल ड्राई होता है वो इसके ऊपर एक मेस लगी होती है, उससे फिल्टर होके नीचे अपना आ जाए तो आगे की प्रोसेसिंग हो जाए। ये होती है आरएमजी, रैपिड मिक्सर ग्राइंडर, है ना, बहुत तेजी से मिक्सिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीजें इसलिए क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लगे हाथ। जब कभी इंडस्ट्रियल विजिट तुम लोगों के सिलेबस में है, तुम लोग किए होगे या करोगे, जो दोनों कंडीशन है, तो यही सारी चीजें चूंकि वहां अंदर से देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन ये खुद मेरे हाथ की फोटोज हैं खींची हुई, राइट। तो ये एकदम पास से, और जब भी कोई चीज यूज में नहीं रहती है तो उसको क्लीन करके इसी तरीके से पॉलीथीन से रैप कर देते हैं, रैपिंग रोल आता है उससे रैप कर देते हैं, ताकि किसी तरह की कोई गंदगी और डस्ट डिपॉजिट ना हो, और दोबारा जब इस्तेमाल में लेना है तो यही रैपिंग खोल के उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर क्लीनिंग की वैलिडिटी है तो उस केस में, ये देखो आरएमजी का दूर से फोटोज है। इधर से देखो ये ऊपर लगा रहता है, इधर से देखो स्टेयर से जाते हो, सब देखो चारों तरफ स्टेनलेस स्टील का ही है, कहीं किसी चीज का, कहीं वुड का, कहीं लोहे का, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं, सब जगह एसएस, राइट, उसी का इस्तेमाल किया गया है। ये देखो ब्लेंडर है, ऑक्टाकोन ब्लेंडर, ठीक। ये क्या है, ऑक्टाकोन ब्लेंडर। इसी तरीके से डबल कोन ब्लेंडर भी होते हैं, टेट्राकोन ब्लेंडर भी होते हैं, और ऑक्टागोनल भी होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं, हेप्टागोनल भी होते हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के ब्लेंडर्स पाए जाते हैं। अब ये देखो अब देखो इसमें सिस्टम क्या है, तुमने देखा होगा, ये है क्रॉस ओवर बेंच। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर बेंच। जब मैंने पढ़ाया है तो इसका जिक्र किया है, क्रॉस ओवर बेंच। अब इधर का एरिया, ये जो आदमी बैठा हुआ है ये कोर एरिया का आदमी है, कोर एरिया का, ठीक। कोर एरिया का आदमी कैसे पता चलता है, देखो इसकी ओवर गाउनिंग बिल्कुल कहीं पे भी सब कुछ क्लोज्ड है। और ये नॉन कोर एरिया का आदमी है, नॉन कोर एरिया का, ठीक। ये आदमी अपने कपड़े उतार के, जो कोर एरिया के कपड़े हैं वो उतार के दूसरी तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ कैसे जाएगा, ये क्रॉस ओवर बेंच लगी हुई है, लाइक दिस, मीन्स इससे उधर शिफ्ट होगा। ये तरीका होता है, अगर इंडस्ट्रियल विजिट किए हो तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ी होगी कई जगह पे। अब उसी एरिया का जहां पे आदमी था ना, ये क्रॉस ओवर बेंच लगी है। इधर देखो यूज्ड ग्लव्स, जो हैंड ग्लव्स आप कोर एरिया में पहने थे उसको यहाँ पे डिस्पोज कर दो, देखो निकला हुआ है। यूज्ड शू कवर, अगर शू कवर पहने हो कोर एरिया में जाने के लिए तो जाने से पहले यहाँ डिस्पोज करके जाओ, ताकि कंटामिनेशन दूसरे एरिया में न जाए। ये इसलिए रहते हैं कि जो कोर एरिया की गाउनिंग्स हैं, कोर एरिया की गाउनिंग्स है, इसके अंदर रखा जाए, सबके अपने अपने लॉक एंड की होते हैं।
यहाँ पे देखो एसओपी स्टैंड है, ये एसओपी टंगी हुई है कि कोई भी नया आदमी आता है उसको नहीं पता है कि एरिया के अंदर किस तरह से जाते हैं, तो यहाँ से एसओपी हर जगह पे प्लेस पे आपको एसओपी मिलेगी। जहाँ पे पूरी कंपनी में कुछ ना समझ में आए वहाँ पे ये एसओपी ले लेना, एसओपी तुमको पूरा एग्जैक्टली गाइड करेगी किस तरीके से आपको अंदर जाना है। ठीक, इसमें रिटन प्रोसीजर रहता है। ये कोर एरिया के अंदर का है। ठीक, कोर एरिया के अंदर का है। कोर एरिया में इस तरीके से भालू बन के लोग रहते हैं, है ना। तो दम नहीं घुटता, ये मत सोचना कि दम घुटेगा, इसमें बहुत मजा आती है क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा रहता है अंदर का एरिया। आपका आरएच टेम्परेचर फुल्ली मेंटेन्ड रहता है और आप ही नहीं सब लोग इसी तरीके से रहते हैं। तो कल देखने में लगता रहे यार इसमें तो दम घुट जाएगा, खाली आंखें आंखें दिखती हैं, लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, है ना। फिर टाइम मिलता था तो फिर समुद्र के किनारे हम लोग घूमने टहलने निकल जाते थे। ये नॉन कोर एरिया के अंदर ये देखो इस तरह से ये बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड है। यहाँ पे एसओपी है, कुछ नहीं समझ में आता तो एसओपी खोलो देख लो। देखो ये जूते दिख रहे हैं क्या? हाँ ये देखो, ये नॉन कोर एरिया के शूज हैं। ये आपके शूज पहन के आप अंदर नहीं जा सकते, नॉन कोर एरिया के शूज। यहाँ पे जब आप कपड़े पहनते हो तो यहाँ पे देखो बड़ा सा मिरर लगा रहता है जिसमें आप अपने आप को अच्छे से देख सकते हो कि भाई आपकी टोपी सही से लगी है कि नहीं, ये कान कायदे से नहीं दिखने चाहिए, कान ढकने चाहिए। ठीक, सही सलीके से सारी बटन बंद है कि नहीं, तो सब कुछ इस मिरर में आप अपने को खड़े होकर देख सकते हो। इसलिए जहां पर भी ओवर गाउनिंग या कपड़े चेंज करने की जगह होगी वहां पे ये मिरर जरूर लगा होगा, राइट। चलो भाई अब थोड़ा सा हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। हाँ देखो, प्लांट में सब कुछ मैं नहीं पढ़ाने वाला, जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू ले लो। लेआउट हम पहले भी समझा चुके हैं। जैसे इस कंपनी में मैंने काम किया है, एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी है दमन में। ठीक, दमन में है, यहां से लगभग 1800-1900 किलोमीटर दूर। ओके, ये उसका एडमिन ब्लॉक है। क्या है? एडमिन ब्लॉक है। ओके, एडमिन ब्लॉक के ठीक सामने इधर गार्डन है। अब इसी को हम थोड़ा सा दूर से देखते हैं। यहां से तो खाली एक ब्लॉक दिख रहा है, ये देखो, ये रहा एडमिन ब्लॉक। अगर ध्यान से दिख रहा हो, यहीं पे वो गाड़ी खड़ी थी। ये हो गया आपका एडमिन ब्लॉक। ठीक, ये हो गया आपका गेट। इधर ये पूरा एरिया है गार्डन का। इधर भी गार्डन मिलेगा आपको, इधर भी गार्डन मिलेगा। इसी गेट के पास में यहां पे सिक्योरिटी के रुकने के लिए जगह रहती है, जहां पे सिक्योरिटी नाइट में स्टे कर सकती है। यहीं पे कई सारे कमरे बने हैं। ठीक इसी जगह पे यहीं पे पार्किंग है। अब चूंकि हम लोग अपनी गाड़ियां यहां पार्क करते थे तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हम पिक्चर दे सकते अंदर की, राइट। ये वायलेशन होगा रूल का, इसीलिए ब्लड पिक्स दिख रही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर कोई भी जाएगा दमन में एल्केम में तो जैसा मैं दिखा रहा हूं एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ठीक, तो ये आपका एडमिन ब्लॉक हो गया, ये आपका सी ब्लॉक हो गया। ठीक है, यहां पे ये आपका जी ब्लॉक है जहां पे जनरल टैबलेट्स पैरासिटामोल वगैरह बनती हैं। ठीक, इसके जस्ट पीछे ये देखो दिख रहा है, उसका टॉप फ्लोर दिख रहा है, बीटा लैक्टम। यहां पे ये ब्लॉक था बीटा लैक्टम ब्लॉक, जिसमें पेनिसिलिन वगैरह बनती हैं, राइट। तो यहां से ये ऐसे करके रास्ता घूम के जाता था। इसी बिल्डिंग के पीछे एक यहां पे सेंट्रल कैंटीन थी, इसी बिल्डिंग के पीछे एक दूसरी कैंटीन, जहां पे सब लोग लंच के समय खाना और ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट करते थे। ये एक ओवरव्यू है किसका? किसी भी एक प्लांट का, सभी का लगभग एक जैसा होता है। इसी बिल्डिंग के पीछे स्क्रैप यार्ड है, जहां पे जो स्क्रैप निकलता था वहीं पे जाके उसको डिस्पोज किया जाता था। देखो ध्यान से, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वेयर हाउस होगा, यूटिलिटी ब्लॉक होगा, है ना। यूटिलिटी ब्लॉक मतलब इंजीनियरिंग ब्लॉक, जो यूटिलाइजेशन। ये देखो पार्किंग का एरिया है, गार्डन है, ठीक है, फैक्ट्री का रोड है, ये फैक्ट्री जहां पे गेट है ठीक उसके बगल गार्डन और उसके दूसरी तरफ सिक्योरिटी। इधर से ही मेन रोड पे चले आओ, कैंटीन मिल जाएगा, स्क्रैप यार्ड मिल जाएगा। ये पीछे का एरिया है। ठीक, यहाँ पे पावर बैकअप, जहाँ पे पावर की सुविधा रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक फ्रंट वाला, उसके जस्ट बगल में प्रोडक्शन ब्लॉक जो मैंने कहा था बीटा लैक्टम या जनरल ब्लॉक, उसी के पीछे जो सीवेज जो निकलता है वहां से सीवेज मटेरियल, उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था सीवेज ट्रीटमेंट सेक्शन होता है,
राइट। तो इस तरीके से लेआउट जरूर बना देना, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ओके, बाकी ये सब तुम पढ़ ही चुके हो, इसमें ज़्यादा कुछ। सिक्योरिटी ऑफिस जो मैंने बताया कौन कौन से सेक्शन होते हैं। सिक्योरिटी किसके लिए कि भाई अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली नहीं घुस सकते, सिक्योरिटी वहाँ के अंदर की सुरक्षा के लिए, और बाहर से कोई आता है तो उसको चेक करके एंट्री देने के लिए है। गार्डन, हर इंडस्ट्री में गार्डन होता है। गार्डन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो एरिया वहाँ का मीन्स एयर प्यूरिफाई होती रहती है। दूसरी बात ये कि जब कभी ऑडिट आती है, ऑडिट कभी आती है तो देखो इंडस्ट्रीज बदनाम है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ पॉल्यूशन बहुत होगा, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है अपने घर के अंदर ही गार्डन लगा लेती हैं। अगर पॉल्यूशन है, उनकी वजह से जमीन बंजर हो रही है, तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री के अंदर का एरिया है वो बंजर हो जाएगा। लेकिन वहां तो दिखाएंगे लहलहाते हुए पेड़ दिख रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट किया है। सीवेज ट्रीटमेंट पूरी तरीके से किया है, मतलब यहां से पॉल्यूशन बाहर नहीं जा रहा है। इस बात का सबूत होते हैं ये गार्डन। सुंदरता के लिए तो होते ही होते हैं। व्हीकल की पार्किंग जस्ट गेट के बगल में होती है। पावर बैकअप कि भाई स्टैंड बाई पे 2-3 जनरेटर रहते हैं कि भाई अगर पावर सप्लाई चली जाए तो कंपनी में जो प्रोडक्शन है वो बंद नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी कि मान लिया कोटिंग मटेरियल टैबलेट के ऊपर पड़ रहा है, अगर पावर चला गया तो क्या होगा, फिर ये आना बंद हो जाएगा और कोटिंग मटेरियल के ये जो नोजल होते हैं इनके अंदर कोटिंग मटेरियल जाम हो जाता है। तो कभी इनकेस ऐसा ब्रेकअप होता है, ऐसा पावर ब्रेकडाउन हुआ कि इतना स्टैंड बाई होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद हम लोगों को पूरा मशीन, पूरी कोटिंग मशीन फिर से सेटअप करनी पड़ती है। इनके जो नोजल्स हैं उनको क्लीन करवाना पड़ता है। और उसके बाद इस तरीके से सोच के देखो कि मान लिया 10 लाख टैबलेट एक साथ कोटिंग की जा रही हैं, तो कोटिंग पैन खूब बड़ा सा है जैसे कमरा, ठीक। जितनी टैबलेट है ऐसा स्प्रे होगा कि जितनी टैबलेट है सबके ऊपर बराबर कोटिंग मटेरियल, कोई भी टैबलेट ऐसी नहीं होगी जिसमें कोटिंग ज्यादा या कम हुई हो, सब में इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म कोटिंग होती है। आप देखते हो मार्केट में टैबलेट सब एक जैसी होती हैं, वो दिखती हैं, लेकिन जब आप काम करोगे तो पता चलेगा इसको इतना सुंदर बनाने के पीछे कितना एफर्ट किया गया है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, भाई किसी को जॉब कर पे रखना है, किसी को जॉब से निकालना है, किसी पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, राइट, सैलरी बनानी है, ओवर टाइम किसी ने किया, वो इन सब चीज़ों के लिए कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। प्रोडक्शन ब्लॉक मेन, जहाँ पे मेनली टैबलेट का प्रोडक्शन है ना, टैबलेट प्रोडक्शन कह लो, है ना, कैप्सूल प्रोडक्शन कह लो, इंजेक्टेबल प्रोडक्शन कह लो, प्रोडक्शन, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब कुछ किसका पार्ट है, प्रोडक्शन का। इसमें कुछ छोटी कंपनियां होती हैं जहां पे सिंगल फ्लोर सिस्टम होता है। सिंगल फ्लोर सिस्टम में एक एक प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आएगा। फिर 2 फ्लोर सिस्टम, थोड़ी उससे बड़ी कंपनियां, ठीक। यहाँ पे स्पेस और ज्यादा होता है। पोटेंशियल कंटामिनेशन एंड मेंटेनिंग, यहाँ पे थोड़ी सुरक्षा, क्यों, क्योंकि देखो 2 प्रोडक्ट क्यों एक साथ नहीं चलाए जाते, कहीं भाई ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, इसकी मिक्सिंग इसमें और इसकी मिक्सिंग इसमें ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है कि ये दोनों एंटागोनाइज कर दें एक दूसरे के एक्शन को, या इन दोनों के मिलने से टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, इसीलिए 2 प्रोडक्ट एक साथ नहीं चलाए जाते। अगर 2 फ्लोर हैं तो 2 प्रोडक्ट जरूर चलाए जाते हैं, उस कंडीशन में कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब मेंटेन क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो 2 फ्लोर सिस्टम वो बनाते हैं जिनके पास कुछ पैसा ज्यादा होता है। मल्टीपल फ्लोर सिस्टम बड़े बड़े कंपनियां, जैसे हमने अभी रिसेंट में देखो ये देखा, हाँ ये देखो कितने फ्लोर सिस्टम है, ये मल्टीपल फ्लोर सिस्टम है कि नहीं, कई फ्लोर्स है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके से होती है जो खासकर मल्टीनेशनल, राइट। ये हो गया सीवेज ट्रीटमेंट, जो कुछ भी वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाई, चाहे इक्विपमेंट की वॉशिंग में निकले, चाहे वहाँ के जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उनकी वॉशिंग में निकले, चाहे कोई कपड़ा धोया जा रहा है, भाई यूनिफॉर्म वगैरह धोई जाएगी जो अंदर पहनी जाती है,
उस वो धोया जा रहा है, ये जितना भी कुछ निकलता है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, वाटर सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है और फिर वो जो वाटर निकलता है उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। यूटिलिटी सर्विस, यूटिलिटी सर्विस काहे के लिए कि भाई देखो HVAC सिस्टम है ना, वहां पे हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन बाकायदे बना रहे। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स कुछ भी ड्रेन अगर किया जा रहा तो प्रॉब्लम ना होने पाए। सैनिटाइजेशन, पानी बराबर पहुंचना चाहिए, पेस्टिसाइड का छिड़काव, ये सारी चीजें किसका है? यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, यूटिलिटी डिपार्टमेंट। कैंटीन, भाई जाहिर सी बात है रहना है तो खाना है। वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकमिंग गुड्स इंक्लूडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कुछ भी गुड्स आ रहा है तो उसकी वेयर हाउसिंग करनी जरूरी है, जब इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल करा लिया जाएगा। स्क्रैप यार्ड, जितना कुछ स्क्रैप इंडस्ट्री में मीन्स अगर बात की जाए हर 1.5-2 महीने में करोड़ों का तो खाली स्क्रैप निकलता है। सोच के देखो फायदे का लेवल कितना होता होगा। मतलब 1 महीने के स्क्रैप से तो 2-4 कॉलेज बन जाएं। जिन कंपनियों में हम काम कर रहे थे 2-4 बड़े बड़े कॉलेज बन सकते हैं खाली स्क्रैप से। सोच के देखो स्क्रैप क्या वैल्यू है, लेकिन स्क्रैप की भी वैल्यू होती है ना। एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन ब्लॉक के अंदर एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक्टिविटीज क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये नई नई दवाओं की रिसर्च करने का डिपार्टमेंट होता है। यहां पे जाने के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम M.Pharm होनी चाहिए। R&D डिपार्टमेंट में ये नए नए मॉलिक्यूल की रिसर्च करते हैं, ठीक है। अगर रिसर्च हो गई तो रिसर्च में क्या करेंगे? ड्रग की डिस्कवरी करेंगे। भाई देखो ये रिसर्च का ही पार्ट है ना, R&D का ही पार्ट है। ड्रग की डिस्कवरी, पहले ड्रग ढूंढी जाएगी, डिस्कवर की जाएगी, ढूंढ ली गई, डिस्कवर हो गई तो अब ये ड्रग सही काम करती कि नहीं कैसे पता चलेगा? उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल मतलब 2 चीजें होती हैं, एक प्री क्लिनिकल ट्रायल, एक क्लिनिकल ट्रायल। जब प्री क्लिनिकल ट्रायल की बात की जाएगी तो प्री क्लिनिकल ट्रायल की टेस्टिंग लैब में होती है, ठीक, एनिमल्स पे होती है। और जब वहां पे सक्सेस हो जाता है तो फिर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी किस पे होती है? ह्यूमन बींग्स में होती है, राइट। जब फेज 3 में पहुंच जाता है तब जाके दवा लॉन्च की जाती है। मतलब ड्रग अगर डिस्कवर हो गई तो फिर क्या होगा? फिर उसकी टेस्टिंग की जाएगी और अगर ड्रग की टेस्टिंग हो गई, क्लिनिकल ट्रायल पास हुआ तो न्यू ड्रग के अप्रूवल, भाई पास हो गया तो हमें डेटा सबमिट करना पड़ेगा ना अपनी अपनी एजेंसीज में, जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं, तो तब जाके नई ड्रग का अप्रूवल मिलेगा, तब जाके ड्रग आपकी सही है उसका अप्रूवल मिलेगा। अब ड्रग का अप्रूवल मिल गया तो ड्रग क्या करोगे? फिर मार्केट में भेज सकते हो। कोविड-19 में देखो ऐसे ही किया था, गया था। कोविड-19 में ऐसे तो किया गया था, फिर मार्केट में भेज सकते हो। जब मार्केट में भेज दिया तब भी शांत नहीं बैठना है, मार्केट में पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग करनी है। मींस दवा जो मार्केट में आपने जो बनाई है, दवा मार्केट में गई है तो कौन कौन पेशेंट लेके गया उसकी बाकायदे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि भाई वो जो दवा है कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, ठीक। उसके फीडबैक याद करो, कोविड-19 का जब इंजेक्शन लगा था पहली डोज तो हर किसी को एक टोल फ्री नंबर दिया गया था कि किसी तरीके के साइड इफेक्ट आए तो आप इस नंबर पे फोन करके रिपोर्ट कर देना, जिससे उनको क्या है, ये पोस्ट मार्केटिंग वाला काम बड़े आराम से हो गया था, राइट। फिर अब जब पोस्ट मार्केटिंग हो गई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, दवा बन गई, दवा रिसर्च हो गई, दवा मार्केट हो गई। अब जब सब कुछ पोस्ट मार्केटिंग सर्वे भी ठीक आ गया तो अब दवा मैन्युफैक्चरिंग मींस अब इसको बड़े स्केल पे बनाना है। क्या करना है? बड़े स्केल पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जब दवा फाइनल हो गई तो दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग। भाई दवा बन गई तो अब मैन्युफैक्चरिंग करो। अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए पहली चीज क्या है? एपीआई चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके साथ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट चाहिए होते हैं, जो किस लिए? जो कोई बाइंडर, दवा को बाइंड करने का काम करते हैं, कोई फिल्टर करने का, फिलर्स की तरह जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ फ्लेवर का काम करते हैं, कुछ बल्किंग एजेंट, कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ एंटीऑक्सीडेंट। तो अलग अलग तरीके के एक्सिपिएंट अलग अलग रेशियो में इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि हमारी दवा बन सके। फिर बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, जो कंफ्यूजन है तुमको। देखो क्वालिटी एश्योरेंस, देखो एक चीज ये देखो समझने की कोशिश करो, एक होता है प्रोडक्शन, ठीक, और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल।
एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, ये तीन चीजें ये मैंने ऊपर लिखा है, इसका पीछे भी एक पर्पस है, ध्यान से समझना इस चीज को। मान लिया प्रोडक्शन वाला कोई काम कर रहा है, यहां पे क्या किया इसने, सबसे पहले किया ग्रेनुलेशन, प्रोडक्शन वाले ने किया ग्रेनुलेशन। ठीक, ग्रेनुलेशन में क्या बनते हैं, ग्रेन्यूल बनते हैं। कैसे पता चलेगा, प्रोडक्शन वाला इन प्रोसेस, जो इन प्रोसेस होगा उसको किसको देगा, क्वालिटी कंट्रोल को, कि भाई चेक करके बताओ हमारे ग्रेन्यूल ठीक बने हैं कि नहीं। अगर ठीक बने हो तो हम कंप्रेशन में भेज दें, क्योंकि ग्रेन्यूल अगर सही नहीं होंगे तो टैबलेट कंप्रेस नहीं होगी, टैबलेट रिलेटेड बहुत सारे डिफेक्ट आएंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। मींस क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये चेक करते रहना कि ठीक है कि नहीं। तो ये ग्रेन्यूल यहाँ पे इन प्रोसेस भेजा गया, फिर ये अपनी मशीन में चेक करेगा अलग अलग तरीके से, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जब ये रिपोर्ट देता है कि भाई ग्रेन्यूल ठीक है, ठीक, ग्रेन्यूल ठीक है, जब ये इसने बोल दिया तो फिर यहाँ पे ठीक। इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए बैठा है क्वालिटी एश्योरेंस। देखो डबल वेरिफिकेशन सिस्टम हो गया, एक तो इसने खुद वेरीफाई किया, दूसरा इससे इसने सेम काम जो इसने किया वही सेम काम इससे भी करवा लिया मशीनों पे, रिजल्ट ठीक आया, उन दोनों रिजल्ट की मैचिंग कर ली क्वालिटी एश्योरेंस ने। फिर क्वालिटी एश्योरेंस क्या कहता है, ये मान लिया, देखो होता क्या है, मान लिया इसने 20 इन प्रोसेस किए, इसने 20 इन प्रोसेस किए, इसने 10 इन प्रोसेस किए, तो ये भी ऐसा नहीं है कि खाली रिपोर्ट चेक करेगा, 5 इन प्रोसेस ये भी करेगा, 5 इन प्रोसेस ये भी करेगा कंफर्मेशन के लिए, तब जाके दवा आप तक पहुंचती है। जब ग्रेनुलेशन प्रोसेस ठीक हो गया तो फिर कंप्रेशन में जाते हैं, राइट। क्वालिटी, हाँ, तो क्वालिटी एश्योरेंस समझे, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हो, इस बात की एश्योरिटी, इस बात की गारंटी देने का काम क्वालिटी एश्योरेंस करता है, क्योंकि ये देखता रहता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल क्या, क्वालिटी को कंट्रोल करता है। एक्टिविटी कंसर्न विद द सैंपलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, भाई जो सैंपल आया क्वालिटी कंट्रोल के पास, जो सैंपल आया क्वालिटी कंट्रोल वाले के पास स्पेसिफिकेशन है कि भाई 70% फाइन और 70% ग्रेन्यूल और 30% फाइन, ये एक कॉमन सा रेशियो होता है एक अच्छी टैबलेट के बनने का। अगर फाइन ज्यादा हो गया, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन लेट बहुत देर से होगा, टैबलेट गलेगी नहीं पेट में जाके। ग्रेन्यूल ज्यादा होगा, फाइन कम होगा, तो टैबलेट में स्मूथनेस नहीं आएगी, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखनी पड़ती थी, डेली का काम था, कोई एक दिन का नहीं, और हर बैच में ये चीजें मॉनिटर करते थे, राइट। वेयर हाउसिंग की बात करें, ठीक, वेयर हाउसिंग जब बन गया, जब सब कुछ बन गया तो फिर उसको रखोगे कहाँ, उसको रखने के लिए भी तो एक एरिया चाहिए, जिसका नाम दिया हमने क्या, वेयर हाउस। और जो हमने बनाया तो वेयर हाउस का भी एरिया मेंटेन होना चाहिए, एरिया मेंटेन होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि वहां पे टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो ज्यादा हो, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेंटेन, जैसे हमारी टैबलेट बनी थी अंदर वैसे ही यहाँ पे होनी चाहिए। पैकेजिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, जो टैबलेट आपने बनाई उनको अलग अलग पैकेजिंग के फॉर्म में, कुछ ग्लास की बोतल में की जाती हैं, कुछ फॉयल के ब्लिस्टर में की जाती हैं, फिर कुछ फॉयल के स्ट्रिप में की जाती हैं, कुछ पाउच में, कुछ सैचेट में, कुछ ट्यूब में, कुछ स्टेराइल वायल में। तो जिसके स्पेसिफिकेशन में जो लिखा है, जिसमें पैकेजिंग करनी है, तो जो आपने बनाया उसके पैकेजिंग का काम होता है कहाँ पे, पैकेजिंग एरिया में, राइट, जो मैंने अभी दिखाया था कुछ देर पहले। प्रोडक्ट एजुकेशन एंड कंप्लायंस, अब किसी तरीके का प्रोडक्ट में इशू आता है, मान लिया टैबलेट आप कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में भेजते हो या दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ के भी जो फार्मासिस्ट होते हैं वो रैंडम सैंपलिंग करते हैं, किसी तरीके का कोई इशू आता है इन केस, चाहे टैबलेट रिलेटेड डिफेक्ट हो, चाहे कोई डिफेक्ट दिख रहा हो या थेरेपेटिक इफेक्ट का अंतर हो, तो एक यहाँ पे कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है। इनका काम क्या होता है, जो भी कंप्लेन आती हैं ये सारी कंप्लेन की स्टडी करना और उसको रिजॉल्व कराना, ये सेपरेट अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक।
लेबोरेटरी एक्टिविटीज में वही क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है वो कंप्लीट लेबोरेटरी एक्टिविटी होती है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का जो भी वर्क प्लेस पे काम हो रहा है, काम होने के बाद उस एरिया को क्लीन करना, क्लीन करने के बाद उस एरिया को मेंटेन रखना कि नेक्स्ट डे प्रोसेस चालू किया जा सके। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए, बहुत सारे जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनका काम क्या, कस्टमर से डील करना, कस्टमर से ऑर्डर लेना और कस्टमर को सही समय पे ऑर्डर पहुंचाना। ठीक। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, समय समय पे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मीन्स फ्री के सैंपल प्रोवाइड कराने, उनको एजुकेट करना कि भाई ये दवाएं अच्छी हैं, ये हमारे मार्केटिंग के बंदे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के बंदे होते हैं वो असिस्ट करते हैं दवाओं के बारे में बताने में। क्वालिटी कंट्रोल से क्या होता है भाई, मेन होता है सेटिस्फैक्ट्री कि भाई क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट होती है तो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल का अप्रूवल है। आप देखते होंगे कई बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कार वार लेने जाते हो तो उस पर जिस कंपनी की क्वालिटी अप्रूव्ड करके लिखा रहता है, मतलब बाकायदे उसकी टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग करने के बाद उसको अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है। ठीक। क्वालिटी कंट्रोल के कुछ स्टेप है। स्टेप की बात करें, एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहले किसी चीज की क्वालिटी चेक करने के पहले एक रेफरेंस होना चाहिए। आप किसके बिहाफ पे चेक करोगे भाई, किसी की लंबाई कितनी है कैसे पता चलेगा, जब आपके पास मीटर होगा। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि भाई कोई टैबलेट हमारे पास आएगी तो उसकी हम हार्डनेस देखेंगे, उसकी हम थिकनेस देखेंगे, उसका हम वेट देखेंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन देखेंगे, उसका हम डिजोल्यूशन देखेंगे। सारी चीज़ें हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब स्टैंडर्ड हो गया तो फिर अब हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है और किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमको क्वालिटी टेस्टिंग करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्ट हो गया। डेवलप द मेजरमेंट टेक्निक, किस तरीके से हम उसका मेजरमेंट करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल का बंदा जाएगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, एक सिस्टम बना हुआ है कि पीरियडिकली चेक, दिन भर थोड़ी बैठा रहेगा। मान लिया हर एक घंटे पे क्वालिटी कंट्रोल का बंदा जाएगा। कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रोडक्शन एरिया में। कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन एरिया में। और वहां पे जो भी काम चल रहा है वहां से रैंडम सैंपलिंग लेके फिर क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में आएगा। यहां पे बाकायदे चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है अभी तक की स्टेज में ठीक है कि नहीं। ठीक। मॉनिटरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी हो गई। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस भाई, ये भी तो हो सकता है, हमेशा कोई ब्रह्मा थोड़ी है। कभी ये हुआ कि कोई स्टेप में गड़बड़ी आ गई, अब पकड़ा गया गड़बड़ी, तो अब उसके लिए करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन क्या पूरा बैच थोड़ी खराब कर दोगे। देखा जाता है किस स्टेप पे गड़बड़ी हुई। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर 1 घंटे की रिपोर्ट आपके पास है। जहां पे गड़बड़ी हुई और पीछे जहां तक सही था, दोनों के बीच का टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कर लो, प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि गड़बड़ी कहां पे है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको कमियां पता चलती रहेंगी, जिसकी वजह से आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ेगी। भाई आपको एक पैरामीटर सेट हो गया, गलतियां कम करोगे। क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी मटेरियल का इस्तेमाल होता है बड़ा महंगा होता है, राइट। तो अगर आपकी गलतियां कम होंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा टैबलेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब सही चीज बनाओगे, क्वालिटी चीज बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। दवा महंगी हो गया चलेगा तो प्रॉफिट ज्यादा, महंगी होगी चलेगा लेकिन उसका फायदा होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर आदमी पैसे ही कमाता है। तो आदमी आज की डेट में क्वालिटी के पीछे भागता है, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागता, राइट। तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होना चाहिए। इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सब कुछ अच्छा होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी इमेज बढ़ेगी कि भाई इस कंपनी की दवा खाओगे तो फायदेमंद होगी। इंश्योरेंस अगेंस्ट हैवी लॉसेस, इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए, कभी कोई आग लग जाए, कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए तो जो बड़े लॉस से भी बचा जा सकता है। प्रमोट द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, समय समय पर क्वालिटी कंसिक्वेंसेस को देखते हुए हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। मोरल ऑफ पीपल्स, टाइम पे
लोगों को रिवार्ड देके उनका हम सुपीरियरिटी फील कराते हैं, सुपीरियर क्वालिटी, और उसका रिवार्ड देते रहते हैं अपने एम्प्लॉय को, जिससे उनका भी मॉरल हाई रहता है। ठीक है, किस तरीके से भाई, कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे इंस्पेक्शन, बीच बीच में जाके इंस्पेक्शन करके देखो सही है कि नहीं। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, तो अलग अलग तरीके के इंस्पेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हम क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं, राइट। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये बाकायदे पैरामीटर्स बने हुए होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम लगा देते हैं तो सारी डिटेल, प्रोसेस कंट्रोल भी होता है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग भी होती है, और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो बहुत डीप में ना जाके इनकी हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक, फिर बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने कहा ना क्वालिटी एश्योरेंस वाला गारंटी देता है कि जो टैबलेट बनी वो ठीक, काम करने का काम तो प्रोडक्शन और क्वालिटी का है। क्वालिटी कंट्रोल, भाई प्रोडक्शन वाला तो लगातार गधा मजदूरी करता रहता है, समझ लो, लगातार काम करता रहता है। क्वालिटी कंट्रोल वाला बीच बीच में सैंपल लेता है, आके सैंपल लेके टेस्टिंग लगाता है। उन दोनों को ट्रैक करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस का, मींस क्या, मॉनिटर कह सकते हो, ये इसका बेसिक काम मॉनिटरिंग, और इसकी नज़र में सब काम हो रहा है तो ये गारंटी देता है। इसी नाम का है एश्योरेंस, एश्योर करता है ये कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्वालिटी सही होगी, समझे। तो बाकी बेसिक आइडिया यही है कि इससे आपको पता चल जाएगा। और इनका काम क्या है, ये प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आई तो उस पर एक्शन किया जाता है, ये क्यूए का काम है। ठीक, बाकी मैंने फार्मास्यूटिकल प्लांट के उसमें सब कुछ दिखा दिया है बहुत अच्छे से, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस लगा। एक ब्रीफ आइडिया बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं समझा देता हूँ, है ना। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और, बच्चों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हम लोग, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रहे, इसी को हम CGMP बोलते हैं। तो पहले ये बताओ कि ये जो अब तक समझाया समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तब तो हम CGMP समझाएंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर कोई फायदा नहीं, जो पुराना वीडियो है वही देख लो। दोनों चीजें, तो कमेंट करके बताओ कि कैसा है। ओके, बाय।